परमात्मा ने नमः। प्रिय दर्शक मित्रों, थोड़े समय के पश्चात आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। 2021 की नव वर्ष की शुभकामनाएं आपके साथ, आपके लिए शुभकामनाओं के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं अपने चैनल के ऊपर, जिसका सीरियल नंबर है 2A.4.14, 14 नंबर। 13 नंबर में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बताया था इम्यूनिटी के बारे में और फूड वगैरह के बारे में, ख़ास विशेष तौर से जो खाने थे उनसे, उनके द्वारा किस प्रकार से कोविड जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करा जाए, बढ़ाया जा सके। एक चार्ट भी मैंने आपको दिया था इसके लिए, एक बार रेडी रेफरेंस के लिए आप उसको फिर दिखाई दे रहे हैं ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। इसके अंदर इनका आपस का इंटरेक्शन बताया था, क्या क्या चीज़ें ख़ास ज़रूरी होती हैं ताकि आपको रेडी रेफरेंस के लिए मिल सके ये चीज़। इसको फ्रेम पे स्टे करके थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपके समय में समझ में अच्छी तरह से ये चीज़ आ जाए। न्यूट्रिशन के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बता ही दिया है। इम्यूनिटी बूस्टर्स मुख्यतः 4 हैं। पहला तो ऑफकोर्स निश्चित रूप से न्यूट्रिशन ही था। इसमें एयर, वाटर और न्यूट्रिशन शामिल है। एयर का मतलब शुद्ध हवा, जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स, वो न्यूट्रलाइज होते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि ऑक्सीजन ज़्यादा ली जाए। एक नियमित मात्रा में बैलेंस तरीके से लेंगे तो उसका निश्चित रूप से फायदा होगा। पहाड़ों के ऊपर, प्राकृतिक दृश्यों में, नदी के किनारे आदि, जंगलों आदि में प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। पीपल के पेड़ के अंदर भी ये कहा गया है कि 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है उससे। इसलिए पीपल का बहुत बड़ा महत्व है हमारे धर्म के अंदर। हर धर्म शास्त्र के अंदर पेड़ों का भी महत्व है, इसलिए सिर्फ इसीलिए कि उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो प्राणवायु के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। दूसरा था पानी। पानी के लिए भी यही मैंने बताया था कि शुद्ध जल होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह नहीं हो। क्लोरिनेटेड हो तो सबसे ही अच्छा है। एक वो प्रोसेस है जिससे विषाणु, जीवाणु वगैरह मर जाते हैं। वो आजकल तो ओजोन सिस्टम से भी आ गया, ओजोन से भी वाटर प्योरिफिकेशन होता है। ओजोन एक प्रकार का कि गैस है, रेयर गैस है, वो उससे भी होता है। अल्ट्रावायलेट रेज से भी होता है वो। ये अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा पीने, कच्चे पानी को पीने के लायक बनाया जाता है। फिर मैंने बताया था आपको न्यूट्रिशन की बाबत। न्यूट्रिशन बेस है, आधार है, जीवन का आधार है। भोजन अवश्य आधार है, परंतु न्यूट्रिशियस भोजन ही मुख्यतः आधार है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। जिस प्रकार का अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाएगा। अधिक खराब तरह का भोजन लेने से स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, मन भी बिगड़ता है। और मानसिक रूप के जो प्रताड़ित लोग हैं, उनसे अच्छी इम्यूनिटी रखने की उम्मीद करनी बेकार है। न्यूट्रिशन के बहुत सारे अंग मैंने आपको बताए थे। उसमें एक लास्ट में, आखिर में मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताया था। ये करीब 25-30 प्रकार के वो एलिमेंट्स हैं जो बॉडी में जाकर, शरीर में जाकर के, जो ऑक्सीडाइज्ड सेल्स होते हैं उनको नष्ट करते हैं, उनको बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण कि सेल के, कोशिकाओं के जो परिवर्तन की और बदलने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य रहती है। सिर्फ सामान्यता के आधार पर ही वृद्धावस्था को दूर किया जा सकता है, ऐसा भी पता लगा है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अधिक महत्व हो गया है आजकल, और काफ़ी ज़्यादा इसके लिए क्रेज़ भी है। यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस भी बने हुए हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं, उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर एक ही चीज़ बात ध्यान में रखने की है कि एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स ये बिल्कुल बैलेंस तरीके से लिए जाएं। अधिक मात्रा में ये भी नुकसान करते हैं, ये निश्चित रूप के बाद सब अब तक प्रूव हो चुकी है। अब इसके बाद जो था, दूसरा नंबर में जो इम्यूनिटी बूस्टर था
वो था नींद व कसरत। नींद बहुत अधिक ज़रूरी चीज़ है। नींद के अंदर जो है बॉडी के सेल्स रिजनरेट होते हैं, शारीरिक शक्ति को उत्पन्न होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य होनी चाहिए, वो भी टेंशन फ्री, शांतिपूर्वक नींद हो तब ठीक है। अगर डिस्टर्ब नींद रही, रात में टूट टूट के नींद आई, तो उसका नुकसान अधिक होगा बनिस्बत की उसके लाभ होने के। तो नींद बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी काम करना, एक्सरसाइज करनी, वो भी उतनी ही ज़रूरी है। हाथ पैर चलते रहें, बॉडी के मसल्स ठीक रहें, नर्वस सिस्टम भी ठीक रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि रेस्ट भी उतना हो और काम भी हो। काम के बारे में, मैं एक्सरसाइज के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा आपको कि हैवी एक्सरसाइज जो भी है, जैसे जिम में जाना है या पुशअप्स हैं या सिटअप्स हैं, उठक बैठक या दंड लगाना है, ये हैवी एक्सरसाइज में आते हैं। इनको जब करते हैं तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा बॉडी को। इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है वो कभी कभी बॉडी को नुकसान करती हैं। शुरू में तो आप सहन कर लेंगे क्योंकि युवा अवस्था होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था की तरफ जाएंगे, तो फिर कमज़ोर मांसपेशियाँ दर्द करने लगती हैं। और ये दर्द ऐसे होते हैं जिनका वाकई में फिर कोई आगे उपाय नहीं निकलता। तो आजीवन उनको कष्ट भोगना ही पड़ता है। अगर कहीं नर्व्स इन्वॉल्व हो गई तो नर्व्स के अंदर भी कमज़ोरी आने की वजह से नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए नियमित एक्सरसाइज होनी चाहिए। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज अगर देखा जाए तो सूर्य नमस्कार ही है योग में। इसमें बॉडी के सारे पोस्चर्स करे जाते हैं। मुश्किल से 4 या 5 मिनट लगता है इसको करने में। कहीं पे भी कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि सूर्य के सामने खड़े होकर करें। उसको एक धार्मिक महत्व दे दिया गया है, वरना मुख्य तौर से तो ये है कि ये कहीं पे भी आप कर सकते हैं। और सोने के उठने के बाद करिए। और सूर्य नमस्कार जिसने बचपन से किया रेगुलरली, उसको 40 से 50% बीमारियां आसानी से आएंगी नहीं। ये बात दूसरे इन्फेक्शन आ जाए वो बात अलग है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी हमेशा टॉप पे रहेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आजकल योगा के लिए भी बड़ा क्रेज़ चल पड़ा है, पर जिस चीज़ का भी क्रेज़ होगा वो हमेशा नुकसान ही करता है, ये भी बात है, क्योंकि आप बैलेंस उसमें नहीं रखते। तो रेस्ट और काम करने में, एक्सरसाइज और रेस्ट करने में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं रखा तो हमेशा नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि रेगुलरली करी जाए और बचपन से करी जाए। 12-13 साल की उम्र से अगर आप शुरू करते हैं तो नथिंग लाइक इट, आराम से 80-90 तक चले जाएंगे, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। भले ही दुनिया के अंदर और प्रॉब्लम आती रहे, पर शरीर की प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। तो ये है कसरत और योगा के बारे में। तीसरी बात थी स्ट्रेस रिडक्शन। हमारे पर बराबर दबाव रहता है, मानसिक दबाव रहता है, उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना तो जैसा मन के अंदर उथल पुथल होगी तो उसके असर शरीर पर भी पड़ता है। और सबसे पहला असर उसकी इम्यूनिटी को डाउन करने में ही पड़ता है। क्योंकि जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिजोल नाम के जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी बनाता है स्ट्रेस को फाइट करने के लिए, फाइट और फ्लाइट जो उसका सिंड्रोम है उसको चेक करने के लिए, उसके द्वारा, उस मैकेनिज्म के द्वारा। तो स्ट्रेस को हमेशा मैनेजेबल लेवल पर रखा जाए। अगर मैनेजेबल लेवल पर नहीं रखा तो इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई प्रश्न होता ही नहीं। आप चाहे कितना भी न्यूट्रिशन ले लीजिए, कितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स ले लीजिए, कितनी भी कसरत कर लीजिए, अव्वल तो नींद भी नहीं आएगी प्रॉपर्ली। स्ट्रेसफुल माइंड के अंदर कभी नींद नहीं आएगी। इसलिए स्ट्रेस घटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्ट्रेस आएगा निश्चित, ये भी जीवन का नियम है। तो स्ट्रेस कौन सा कितना लेना है और किस प्रकार से लेना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इतना समझ होनी चाहिए। इसके लिए 4-5 बातें ध्यान में रखिएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया गया है कि नंबर 1, जीवन के जो भी उद्देश्य रखे हैं, गोल्स रखे हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो हम अचीव कर सकें, जो हम प्राप्त कर सकें। अपने कैपेसिटी से, अपने साधनों से, संसाधनों से अधिक गोल रखने पर हमेशा फ्रस्ट्रेशन होगा, फेलियर होगी, कष्ट होगा। इसलिए जीवन के उद्देश्य वही रखे जाएं, अपने बारे में भी, अपने बच्चों के बारे में भी, अपने परिवार के और सदस्यों के बारे में, जो भी जीवन का उद्देश्य रखें आप, वो ऐसे होने चाहिए अचीवेबल हो सकें, जिनको आप प्राप्त कर सकें, जहाँ तक आप पहुँच सकें। दूसरा है पॉजिटिविज्म।
ये भी बहुत अधिक ज़रूरी बात है, अधिक आवश्यक चीज़ है। सकारात्मकता जो है उससे हमेशा इम्यूनिटी बढ़ेगी, और नकारात्मक जो होता है, निगेटिविटी है, उससे हमेशा इम्यूनिटी डाउन होगी, कम होगी, क्योंकि बॉडी फाइट करता है उसको। बॉडी हमेशा, सबसे बड़ी चीज़ ये नकारात्मकता में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो डिप्रेस हो जाता है, मन डिप्रेशन में चला गया, फ्रस्ट्रेशन में चला गया। उसका जो साइकोसोमेटिक इफेक्ट है, यानी मन का असर शरीर पर जो पड़ता है, कुछ हार्मोन्स ऐसे प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो है उसको मानसिक अवसाद पैदा होने लगता है। और वैसे ये अब तक साबित हो चुका है कि अधिकतर सुसाइड केसेस या एक्सीडेंट केसेस अवसाद की स्थिति में ही होते हैं, या माइंड डिस्टर्ब हो उसी स्थिति में होते हैं। तो अधिक स्ट्रेस को फाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बैलेंस्ड माइंड रखी जाए। अधिक टेंशन लेने के लिए, अधिक चिंताग्रस्त होने के लिए, अधिक एंग्जाइटी रखने के लिए, अधिक डिप्रेशन रखने के लिए हमेशा सतर्क रहें कि भाई इससे हम बचें, नहीं तो इम्यूनिटी पे नुकसान होगा। और जैसे इम्यूनिटी कम होगी, हम ना कोविड से कोई और किसी प्रकार का हमारे ऊपर इन्फेक्शन आ जाएगा, कमज़ोरी आ जाएगी। ये जो वार्निंग है, ये खास तौर से मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो युवावस्था पार कर चुके हैं, और जनरली उसी हालत के अंदर ये जाता है स्ट्रेस। जैसे 30-40 साल की उम्र पार करी, तब इंसान की क्षमताएं, कैपेसिटीज़ घटती चली जाती हैं, शारीरिक कैपेसिटी घटती चली जाती है, मानसिक कैपेसिटी भी घटती चली जाती है, थक जाता है, वियर आउट होने लगता है, वियरिंग आउट ज़्यादा क्लियर होने लगता है, और चिंताएं वैसी बढ़ती चली जाती हैं। पहले तो अकेले की चिंता होती थी, फिर गृहस्थी के जीवन में आगे तो गृहस्थी की चिंता होनी शुरू हो गई, और थोड़ा बड़े तो माता पिता वगैरह जो वृद्ध हैं घर में, उनकी बीमारियों की चिंताएं आने लग गई, रुपए पैसे की चिंता आने लग जाती है। इसके अलावा जो और भी कई प्रकार की चिंताएं शरीर को घेर लेती हैं, मन को घेर लेंगी, उससे भी इम्यूनिटी निश्चित रूप से डाउन होगी। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर ये प्रिकॉशंस नहीं ली गई शुरू से, ये भी काम शुरू से होता है, एक ट्रेनिंग की बात है, माइंड की ट्रेनिंग की बात है, तो इम्यूनिटी को अच्छा रखने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। तीसरा जो मुख्य कारण लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। घबराते रहते हर वक्त, फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा। आजकल के समय में जो कोविड सब तरफ बुरी तरह से फैला हुआ है, लगभग 1 वर्ष से, उसके अंदर सबके अंदर मन में मृत्यु का भय है, कष्ट का भय ज़्यादा उभर के आ गया है। क्योंकि देखते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आती हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं, वीडियोज़ पे भी बहुत सारे आए केसेस, उसको देख के मन के अंदर असर पड़ता है। ख़ासतौर से प्रौढ़, एडल्ट्स और वृद्ध लोगों को, जिनको जो है जीवन में पहले से ही बहुत डिप्रेशन और कष्ट रहता है मन में, और साथ साथ रहता है, उनके ऊपर ज़्यादा अटैक करता है इस चीज़ को। तो वहाँ फेथलेसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंसलेसनेस भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके मिनिमाइज करें। फेथलेसनेस तब होगी जब आदमी को हमेशा यही रहता है कि मेरा भविष्य क्या होना है, मेरा भविष्य क्या भगवान के हाथ में भी नहीं। यानी पहले तो गॉड को मानते नहीं, गॉड को मानेंगे भी तो एक कैजुअल तरीके से मानते हैं। लोग भूल जाते हैं कि समस्त संसार, चराचर जगत जो है, एक बहुत बड़ी शक्ति के अधीन, उसके व्यवस्था के अधीन, मैकेनिज्म के अधीन, एक प्लान के अधीन, डिवाइन प्लान को जिसको कहा गया, उसके अधीन चल रहा है। उसमें हम तो एक कण मात्र है, और हमारा रोल बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम उसके बीच में अपना भी लगाएंगे, अपनी बुद्धि जो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, तो उसमें निश्चित रूप से हमें फेल्यूर मिलेगी। और बाद में होता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये बेकार की बात है। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ, छोटी सी बात है। सबको पता है ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं, राशियाँ वगैरह भी होती हैं। ये 9 ग्रह लगातार मूवमेंट में है, रुके तो है नहीं भाई, लगातार मूवमेंट में है। इनका जो क्रॉस इफेक्ट्स हैं, नेट इफेक्ट्स हैं इनके रेडिएशन के, इनके फील्ड के, उसके अंदर सारे का सारा चराचर जगत या तो बनता है पार्टिकल लेवल पे, या सेल लेवल के ऊपर रहता है, यानी विकास होता है, और अंत भी उसी हिसाब से होता है। ये बात प्योरली साइंटिफिक है, इसमें कोई वहम की या अंधविश्वास का कोई सवाल नहीं होता। तो मैं आपको साइंस की बात बता रहा हूँ। विश्वास यही रखा जाए जो हो रहा है तो ठीक होगा, पॉजिटिविज्म, हमें उसको संभाल के रखना है, चैलेंजेस को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे जीवन को यापन करना चाहिए। इसके अंदर खुद तो अपनी बुद्धि काम देती है, पर अपने से कोई बड़ा हो, एक्सपीरियंस्ड हो, आपके प्रति हमदर्दी रखे, ह्यूमन फीलिंग्स रखे,
सिंपैथी एम्पैथी रखा है। एम्पैथी माने दूसरे के भावना को समझने की शक्ति, वो रखा है। इस प्रकार के महात्मा अगर कोई मिल जाते हैं, कोई बड़ी बुजुर्ग मिल जाते हैं, उनसे ज़रूर गाइडेंस लें और बात उनकी मानें। ये आएगी फेथ और कॉन्फिडेंस के लिए, अपने में विश्वास और परमात्मा में यानी डिवाइन सिस्टम में, नेचर में, प्रकृति में उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ता है कि हमें संभालती है विश्व। ये भी बात सही है। पूरा मैकेनिज्म जो भी है, कुदरत की मैकेनिज्म, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल एक ये भी है कि वो संभाल के रखती है, अपना बैलेंस बना के रखती है, इक्विलिब्रियम बना के रखती है, किसी चीज़ के अति नहीं होने देगी। और अगर अति हुई तो हाथ के हाथ करेक्ट भी करती है। ये बात आप कभी भी मार्क कर लीजिएगा। आंधी आती है, ये बैलेंस करने का मैकेनिज्म है। जहाँ एयर प्रेशर कम होता था जिस एरिया के अंदर, जो एयर प्रेशर ज़्यादा वाले एरिया, वहाँ से उधर जाती है हवा, बैलेंस करने के लिए जाती है। इसको आंधी कहते हैं, ये आंधी है। तो कुदरत के सारे नियम, सारा सिस्टम, सारी मैकेनिज्म सिर्फ इसी बात पे चलती है कि बैलेंस रखना है, लगातार रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है। चौथी चीज जो है वो इंटीमेसी और शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप्स की बात है। ये बात भी सर्वविदित है कि जिन लोगों का जीवन पॉजिटिव होता है, सुचारू रूप से चलता है, आपस की उनके संबंध अच्छे रहते हैं लोगों से, खासतौर से परिवारजनों से, उससे भी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लेवल तक रहती है। क्योंकि टेंशन नहीं होती, क्योंकि चिंताएं नहीं होती, क्योंकि निगेटिविज्म कम होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स गृहस्थी की आती है या सर्विस की या बिजनेस की आती है। ये बाहर के तो संभाल लेते हैं लोग, चाहे वर्किंग लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, बाहर के तो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं कर आके। पर घर का जो प्रॉब्लम्स है, घर की जो समस्याएं, खासतौर से बच्चों की समस्याएं, एजुकेशन की समस्याएं, हेल्थ की समस्याएं और म्यूचुअल एडजस्टमेंट की समस्याएं हैं। विशेष तौर से पति पत्नी में तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, कभी ना कभी ज़रूर गड़बड़ होती है, लेकिन उसको संभालना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी, अंडरस्टैंड और एम्पैथी के द्वारा ही उसको आप संभाल सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए, जितना शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा उतनी आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी। यह बात आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वातावरण में भी पॉजिटिविज्म और निगेटिविज्म इन वाइब्स का असर पड़ता है। तो उस एरिया में जब भी आप जाएंगे तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि यहाँ पर निगेटिव एरिया है। ये जो सेंसिटिव माइंड है उनकी बात कर रहा हूँ। जो इनसेंसिटिव माइंड है उनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो पत्थर है, उनको नहीं पता लगेगा क्या हो रहा है। पर मैं सेंसिटिव माइंड्स की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपस के अंदर इंटीमेसी रखी जाए, शेयरिंग हो, एक दूसरे का दुख बांटने की बात हो, सुख बांटने की बात हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की दिक्कत, परेशानी, कष्ट और हानि को समझने की इच्छा हो और उसको कम करने की भी इच्छा हो। सेवा भाव, यहाँ पर सेवा भाव ज़्यादा काम करता है। जिन धर्मों में सेवा भाव रखा जाता है उन धर्मों के अंदर कम से कम प्रॉब्लम्स आती हैं इस पॉइंट के ऊपर। और जहाँ सेवा भाव नहीं होगा वहाँ हर तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो निगेटिविटी होगी, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, कहीं ना कहीं उसका जो माइंड के ऊपर असर खराब पड़ता चला जाएगा कंटिन्यूसली, और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी भी डाउन होती चली जाएगी। ये थी चौथी चीज़। पांचवी चीज़ है बैलेंस। बैलेंस ज़रूर मैंने अभी आपको बताया रखना पड़ेगा। अति नहीं होनी चाहिए, आराम में भी नहीं, काम में भी नहीं, भोजन में भी नहीं, पानी पीने में भी नहीं। आपस की दारी के अंदर इंटीमेसी रखिए, पर ओवर इंटीमेट नहीं होना। हर एक इंसान के लिए एक उसका पर्सनल एरिया होता है, उस पर्सनल एरिया को रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेडीज़ का खास तौर से पर्सनल एरिया होता है, वो अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उसके अंदर। लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि ओवर इंटीमेट होने में भी नुकसान होता है। इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल रिलेशनशिप्स रखें पर अति ना हो, एक लिमिट तक रखें। अगर उसको ज़्यादा रखा तो उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होंगी। प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिविटी आनी शुरू हुई, हर तरह की इम्यूनिटी डाउन होने का सवाल उठ जाएगा। एक बात ध्यान रखें, इम्यूनिटी एक वर्ड है लेकिन उसकी बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी, उसकी मतलब कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। किसी और वीडियो में मैंने शायद आपको बताया भी कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है, उसके मैकेनिज्म्स क्या क्या है। थोड़ा बहुत आइडिया दिया। हालांकि ये साइंटिफिक फील्ड है और काफ़ी टेक्निकल भी है, पर मोटे तौर से इतना समझ लीजिए कि इतनी चीज़ें अगर आपने रखी, बैलेंस रखा और ये 4-5 चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखा, तो इम्यूनिटी बढ़ने का हमेशा चांस रहेगा, लेवल पे रहेगा। और आपके अंदर बॉडी में इतनी शक्ति रहेगी वृद्धावस्था में भी कि आप कोविड जैसे भयंकर इन्फेक्शन से
आप फाइट कर सकें, कम से कम सह सकें, उससे रिकवर कर सकें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिर में जो था मैं ये कहने वाला हूँ कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी अगर आपको हाई रखनी है तो मेडिटेशन रोज करना ही पड़ेगा। बचपन से करेंगे तो नथिंग लाइक इट, वो तो सोने में सुहागा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु हर एक के नसीब में, हर एक के भाग्य में, हर एक को संयोग इतना नहीं मिलता। मुझे तो मिला, मैं तो 15 साल की उम्र से ही काम कर रहा हूँ। इसलिए देख लीजिए आज 85 साल की उम्र में भी मेरा जो है ना हेल्थ का गेटअप और माइंड का गेटअप बिल्कुल और लोगों से, औसत दर्जे के लोगों से कई गुना अधिक है। ये भगवत कृपा है, हमारे पूर्वजों की कृपा है, उन्हीं का एहसान मानते हैं। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के बारे में मैं छोटी सी बात कहूँगा, हालांकि ये भी साइंस बहुत बड़ी साइंस है। साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी में इसका बहुत डीप स्टडी करी गई। आज से भी 300-400 साल से कर रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनि तो मुख्य तौर पे इसी मैकेनिज्म पे काम करते थे, मेडिटेशंस के ऊपर काम करते थे। और उन्होंने ब्रह्मांड, क्या पार ब्रह्मांड तक के सीक्रेट्स का पता लगाया हुआ था। तो मेडिटेशंस एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं हाथ जो करके बैठ के तो मेडिटेशन हो गया, बिल्कुल नहीं, नॉट द लीस्ट। मेडिटेशन का एक सिस्टम है, होता है। वो सिस्टम निश्चित रूप किसी एक्सपर्ट टीचर से आपको सीखना पड़ेगा। अगर एक्सपर्ट टीचर नहीं मिलता तो इस पर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए लोगों ने, कम से कम वो ट्राई कर सकते हैं। पर मुख्य तौर से मेडिटेशन के अंदर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है जागृति, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। हम लोग सारा संसार परसेप्शन जो लेते हैं दुनिया का, वो इंद्रियों के द्वारा लेते हैं। पर जब हम आंख बंद कर देते हैं, कान बंद कर देते हैं, तो जो परसेप्शन हमारे माइंड में आएगा ना, उसको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। वो तब तक नहीं आएगा जब तक माइंड टोटली स्टिल नहीं होगा। टोटली, TOTALLY, टोटली, पूर्णतया, वो होता नहीं कभी। अगर वैक्यूम में होगा भी तो मैक्सिमम 1 या 2 मिनट तक रह सकता है, ये भी फैक्ट है। उसके बाद फिर मन भटक जाएगा, कोई और थॉट्स आ जाएंगे, कहीं और विचार आने लगेंगे। जैसे जैसे विचार आएंगे वैसे वैसे ब्रेन भी फंक्शन करता है, या जागृत होता है तो, या सो जाएंगे, नींद में चले जाएंगे। वो ना मेडिटेशन होगा ना किसी प्रकार से होगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट साइंस है। कोई एक्सपर्ट स्पिरिचुअलिस्ट मिलते हैं या एक्सपर्ट इसके प्रोफेशनल्स मिलते हैं, उनके गाइडेंस में ही इसको करिए। वो नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, यूट्यूब के अच्छे कोई वीडियो देख लीजिएगा। उसके साथ मैंने पहले भी कहा है, मेडिटेशन के लिए नियम बहुत बढ़िया चीज़ है। कम खाना, गम खाना, ये बहुत बड़ा नियम है। जब कर तब कर, जब माने कांस्टेंट रिपीटिशन। मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। ज़्यादातर लोग मंत्र के बारे में नहीं बताते, शायद लोगों को पता भी नहीं है। 80% लोगों को मंत्र के सिस्टम ही नहीं पता, मंत्र शास्त्र के बारे में ही नहीं पता। मगर मंत्र के कुछ नहीं होगा। कुछ बताएंगे भी, इक्का दुक्का 2-4 मंत्र बता दिए, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता। आज का वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, एक फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस, फिक्स पोस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसका आधार स्तंभ है मेडिटेशन का। नंबर 4, परमात्मा के लिए, गॉड के लिए, सुपर पावर के लिए, कुदरत के लिए थैंक्स गिविंग तरीके से, समर्पण भाव से उसको वो मन में वो विचार धारणा लेके करा जाए और अपना जप किया जाए। जाप करना बहुत ज़रूरी है, वरना जाप के बगैर कुछ नहीं होगा। खाली हाथ पैर बैठने से कुछ नहीं होता। वो ना फिजिकल एक्सरसाइज है ना मेंटल एक्सरसाइज है। तो इस प्रकार की मेडिटेशंस और धार्मिकता खास तौर से, आप अपने अपने धर्म में जाइएगा। मुस्लिम भाई इस्लाम के अंदर जाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। नियम से, नियम बहुत बड़ी चीज़ है उसमें। कुछ धर्मों में तो वहाँ जाना ही मेडिटेशन में कहा जाता है। उसके अंदर शांति मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, तरह तरह के लोग उनसे मिलते हैं, तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से फ़र्क पड़ता है, चार्जिंग मिलता है। तो इसलिए धार्मिकता बहुत ज़रूरी है और मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी इम्यूनिटी लेवल को पीक लेवल पर रखना चाहते हैं। और आखिरी जो था वो था स्टेइंग आउट ऑफ हार्म्स वे। मैंने जो किताब रेफर करी है पहले, उसके अंदर चौथा ये भी पॉइंट था, स्टेइंग आउट ऑफ हार्म्स वे। नुकसान ना हो इस प्रकार का लाइफ स्टाइल रखें, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। विवेकपूर्ण जीवन शैली होनी चाहिए। इसके अलावा जो विवेकपूर्ण के साथ साथ बैलेंस भी होनी चाहिए, साधन संपन्नता भी होनी चाहिए। बट समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग उसमें होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं फिर सात्विक लाइफ स्टाइल के ऊपर जोर दूंगा, क्योंकि सात्विक लाइफ स्टाइल अगर रहेगा तभी आपका इम्यूनिटी लेवल होगा, नहीं तो इम्यूनिटी लेवल हो ही नहीं सकता। ये आज थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च के साथ ये प्रूव हो चुका है।
कि जो लोग तामसिक जीवन व्यतीत करते हैं उनका इम्यूनिटी लेवल हमेशा लो रहता है और दे आर वेरी सब्सेप्टेबल। असल में जो कोमॉर्बिड केसेस हैं वो तामसिक जीवन वाले हैं, सात्विक जीवन वाले नहीं है। सात्विक जीवन वाले बैलेंस्ड वाले होते हैं, पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, अपने आप भी ठीक रहते हैं, दूसरों को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, सेवा भाव से करते हैं। ऐसे लोग जो होंगे वो निश्चित रूप से उनका इम्यूनिटी लेवल हाई होगा, उनको किसी प्रकार की इस प्रकार के इन्फेक्शन नहीं होंगे। अगर ये 4-5 काम रेगुलरली बचपन से आगे तक करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे दूंगा कि आपको इन्फेक्शन होगा नहीं। और अगर इन्फेक्शन होता भी, कोविड तो बहुत रिसेंट है, इसके पहले तो कितने सारे थे, मीजल्स थे, चिकन पॉक्स थी, फ्लू था, स्पेनिश फ्लू ने तो बहुत लोगों को मारा, चिकन फ्लू था, इस टाइप के कई टाइफाइड थे। तो इस प्रकार के जो इन्फेक्शन है उनसे भी लड़ने की शक्ति रहेगी, खाली कोविड से कुछ नहीं होने वाला। जुलाई के महीने में मुझे स्वयं कोविड हो गया था, हालांकि इतना मेरा जीवन नियमित है, स्पिरिचुअल लाइफ लीड करता हूँ, बचपन से कर रहा हूँ, दुनिया भर के ऊंच नीच झेले हैं, हमने भी फ्रस्ट्रेशन झेली है, डिप्रेशन झेले हैं, जबरदस्त झेले और उनसे नहीं उभर के चले आए हैं। सिर्फ ये 4 बातें हमने रखी लगातार अपनी जीवन शैली से रखी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे दूसरे दिन कोविड गायब हो गया था। हाँ, मेडिकल नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, मेरे पास मेडिकल नॉलेज भी परमात्मा की कृपा से बहुत अधिक है, क्योंकि हम लोग होलिस्टिक वाले हैं। हम लोग होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, थेरेपीज और एलोपैथी चारों के सिस्टम्स को मिला के प्रॉपरली सेट करके जो इलाज करते हैं तो 80 to 90% उसका बेनिफिट मिल जाता है, बशर्ते शरीर ठीक हो और मन ठीक हो। मैं तो 2 दिन में ठीक हो गए थे, हमें फिर किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रही। थोड़ा बहुत पोस्ट कोविड इफेक्ट्स रहे, वो भी कवर अप हो गए हफ्ते 5 दिन के अंदर। मेरे 3 साथियों को और हुआ था, उनके साथ भी यही हुआ, हालांकि उनके जीवन शैली इतनी अच्छी शुरू से नहीं थी, उम्र वाले थे, एक तो यंग थे, यंग के साथ भी यही हुआ, 20-22 साल का था, उसका भी इमीडिएटली उसको तो 3 घंटे में ही क्लियर हो गया था कोविड का इन्फेक्शन। जबकि सबसे बड़ी बात ये, लोग तो 4-6 दिन के बाद आते हैं, इसलिए बर्बाद हो जाते हैं। हम तो 4 मिनट के पीछे ही आ गए। अलर्टनेस देखिए कि वी स्टे आउट ऑफ हार्म्स वे, हमें ज़रा सा भी पता लग जाता है कि तकलीफ होने वाली है, वी टेक इंस्टेंटेनियस मेजर्स टू सेट इट राइट। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में, कोविड के बारे में रेफरेंस में, और भी कुछ आगे बताएंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है, आपसे विदा लेना चाहूँगा। नववर्ष की फिर शुभकामनाएं देता हूँ आपको, और हमेशा ये ब्लेसिंग्स देते हैं, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सुपर पावर से, कि आप लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें, सुबुद्धिशील रहें। सबसे बड़ी चीज़ है सुबुद्धिशील रहना, और सात्विक रहें। तामसिक राजसिक जीवन में कुछ नहीं रखा, नरक भोगना है वो, तो बाद में तो और नरक हो जाता है। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा कि आप हमेशा इस प्रकार से जीवन व्यतीत करें, अपने लिए लाभकारी, गृहस्थी के लिए लाभकारी, और उसके अलावा समाज के लिए भी लाभकारी रहेगा। नमस्कार।